सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अभी हमने जो भी मेथड्स देखे थे वो थे रिलेटेड टू द वेब ड्राइवर, ठीक है। अभी हमको ये वाला एक पार्ट है देखना है, कॉल्ड एज वेब एलिमेंट, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमको बहुत सारी चीजें समझनी है, ठीक है, करते हैं। इसके पहले जो सिखाया था उसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पेज है। फेसबुक के अलग अलग यूआरएल्स आते हैं, तो अलग अलग यूआई दिखाता है थोड़ा, ठीक है। दिस सो अभी तक हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए वो इस ब्राउजर की विंडो पे हो रहे थे, ठीक है। ये जो विंडो था, विंडो के ऊपर ऑपरेशन हो रहे थे, ये मैंने आपको समझाया था। अभी हमको हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के एलिमेंट्स को हैंडल करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा एंटर करना है, ये एक एलिमेंट हो गया, एक इनपुट फील्ड है जो डेटा एक्सेप्ट करता है। दूसरा इनपुट फील्ड है, डेटा एक्सेप्ट करता है। तीसरा बटन है जिसको क्लिक करने से नए पेज पे जा सकते हो, बट वहाँ पे कंडीशन है, नए पेज पे लेके जाएगा या एरर मैसेज थ्रो करेगा, डिपेंड करेगा आपकी क्रेडेंशियल सही है या नहीं है, ऐसा राइट। सो हमें इन एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये वेब एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे ये कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के एलिमेंट हो गए, तो इनको शॉर्टकट में कहते हैं वेब एलिमेंट। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। आपके एप्लीकेशन पे जो कुछ भी है ये सब वेब एलिमेंट है। इवन ये कंपनी का लोगो एक वेब एलिमेंट है, कंपनी का ये टैगलाइन वेब एलिमेंट है, इनपुट फील्ड वेब एलिमेंट है, यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन बटन वेब एलिमेंट है, फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक भी वेब एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा गया ये टेक्स्ट भी वेब एलिमेंट है, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दिए गए सारे के सारे लिंक्स वेब एलिमेंट है। इज इट क्लियर? यस ठीक है। तो यहाँ पे वेब एलिमेंट ऐसे भी होते हैं, ये जो व्हाइट बॉक्स दिख रहा है पूरा का पूरा इतना, ये व्हाइट बॉक्स एक वेब एलिमेंट है, और वेब एलिमेंट के अंदर और मल्टीपल वेब एलिमेंट है। इज इट क्लियर? वेब एलिमेंट के अंदर और वेब एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जब आपको नॉर्मली किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, यानी कि अब मुझे ये लॉगिन का फंक्शनलिटी टेस्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका पाथ ठीक से देना सोचो, पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कहाँ पे वो फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा कहाँ पे है यस। उसका इनपुट। सबसे पहले आपको किसी भी वेब एलिमेंट को हैंडल अगर करना है तो वो वेब एलिमेंट कहाँ पे है ये पहले फाइंड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, राइट। मुझे यूजर नेम एंटर करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए, ये आपको समझ में आता है, आपको भगवान ने आके दी है, राइट। मैं यहाँ पे एंटर करके यूजर नेम एंटर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, ये हमको दिखता है। उसकी यूजर नेम एंटर करने की सही जगह ये है, हम बाकी कहीं पर भी एंटर करके या क्लिक करके यूजर नेम एंटर नहीं कर सकते। तो किसी भी एलिमेंट को हैंडल करने के पहले हमें उस एलिमेंट की लोकेशन यूआई पे फाइंड करनी पड़ेगी। लोकेशन मिल गई तो हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और यही पे कंसेप्ट आता है लोकेटर्स का। इज इट क्लियर? यस सर। यही पे कंसेप्ट आता है लोकेटर्स का। व्हाट आर द लोकेटर्स इन सिलेनियम, ठीक है। अब यूआई पे जो लोकेशन फाइंड करते हैं, ये जो जो कुछ भी कोड है, ये कोड बेस्ड है ऑन दी एचटीएमएल कोड। ये रहा एचटीएमएल कोड, ठीक है। इस एचटीएमएल कोड के बेसिस पे ये पूरा का पूरा यूआई आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये कहाँ से लाया मैंने कोड वगैरह ये सब हम देखेंगे आराम से, आप पहले से कंसेप्ट समझ लो क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये एक कोड है, ये एक कोड है। इस कोड की वजह से ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वाला जो फील्ड है ना वो इस कोड की वजह से है। अगर ये कोड यहाँ से निकाल देंगे तो ये पूरा फील्ड ही यहाँ से गायब हो जाएगा। सी दिस, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, फील्ड गायब हो गया। यस
Yes, sir. राइट। इस तरीके से ये फील्ड पासवर्ड का है, इसको डिलीट कर देंगे, पासवर्ड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये HTML कोड की वजह से आपके स्क्रीन पे ये UI दिखता है। ठीक है, UI जो है वो इंसानों के लिए है और कोड मशीनों के लिए है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो जब हमें एप्लीकेशन को यूज करना है तो हम हमारी आंखों से देख लेते हैं, पोजीशन पता चल जाती है, लेकिन सेलेनियम को अगर किसी वेब एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है, उसकी लोकेशन पता करनी है, तो वो UI पे पता नहीं कर सकता, तो वो कहाँ पे चेक करेगा? HTML कोड में चेक करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इन HTML कोड में कोड वाइज चेक करेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्शन होती है, मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोड। ठीक है, ये सब इस कोड की वजह से है। ठीक है, तो UI पे एलिमेंट को हैंडल करना और HTML डॉक्यूमेंट में इस कोड को हैंडल करना एक ही बात है, ये दोनों कनेक्टेड है। तो सेलेनियम यहाँ पे काम करता है, हमको फंक्शनलिटी दिखती है UI पे होते हुए, लेकिन वो काम कहाँ पे कर रहा होता है? इस कोड में कर रहा होता है। इज इट क्लियर? Yeah. ठीक है, तो जैसे हमको वेब एलिमेंट UI पे फाइंड करना है, तो ठीक उसी तरीके से सेलेनियम को उस कोड को HTML डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है, यानी कि सेलेनियम को इस कोड का एड्रेस फाइंड करना पड़ेगा कि ये कोड इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ पे है, इस कोड तक कैसे पहुंच सकते हैं, एंड वो काम होता है लोकेटर्स का। ठीक है, सो प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, लोकेटर्स इन सेलेनियम। सो लोकेटर जो है सेलेनियम में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर है। पहला लोकेटर है टैग नेम। ठीक है, ये क्या है हम देखेंगे अलग से, सो डोंट वरी। ठीक है, एक दूसरा लोकेटर है कॉल्ड एज ID। ठीक है, उसके बाद आता है एक नेम, उसके बाद आता है क्लास नेम। ठीक है, देन आता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है लिंक टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आता है एक CSS सिलेक्टर एंड एक होता है कॉल्ड एज XPath। ठीक है, ये 8 लोकेटर्स है सेलेनियम में। ठीक है, इन 8 लोकेटर के जरिए आप UI पे किसी भी वेब एलिमेंट की लोकेशन पता कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब ये लोकेटर है क्या, ये नाम मैंने लिखे तो किसके बेसिस पे लिखे? ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हाउ टू हैंडल दी वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, तो वेब एलिमेंट को हैंडल करने के लिए पहले वेब एलिमेंट की पोजीशन पता करनी पड़ेगी। वेब एलिमेंट की पोजीशन पता करने के लिए सेलेनियम के पास एक मेथड है कॉल्ड एज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट मेथड के बारे में सोचो, सेकंड मेथड सीखने के लिए टाइम है। फर्स्ट मेथड फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट मेथड को हमको यूज करना है वेब एलिमेंट की लोकेशन पता करने के लिए। और फाइंड एलिमेंट के आर्गुमेंट किस टाइप की है? Bye. बाय, तो बाय क्या रहेगा? Class or interface. Interface. बाय कोई क्लास रहेगा या फिर कोई इंटरफेस। ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि फाइंड एलिमेंट मेथड को बाय टाइप के आर्गुमेंट चाहिए। बाय कोई डेटा टाइप तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्लास और इंटरफेस होगा, यानी कि हमको इस मेथड के आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत है। इज इट क्लियर? जो पहले, ठीक है, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? Web element. Web element. ठीक है, तो हमने इसमें कॉल किया। अब इस मेथड को बाय टाइप के आर्गुमेंट चाहिए, तो बाय नाम का सेलेनियम में क्लास है। ठीक है, बाय नाम का सेलेनियम में क्लास है। ठीक है, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हम बाय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है। क्लियर? हम बाय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते नहीं। अगर आप यहाँ पे पॉइंटर मूव करेंगे, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप बाय, बाय का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? उसको पता है।
ठीक है, ऐसा कब आता है? वो क्लास नहीं है, इट इज इंटरफेस में भी। आवाज नहीं आ रही। ऐसा एरर कब आता है? कैन नॉट इंस्टेंशिएट, ऐसा एरर कब आता है? जब वो मींस वो क्लास नहीं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते उस क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बराबर है, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के क्या रीजंस हो सकते हैं? सर वो इंटरफेस होगा। इंटरफेस होगा। वो या तो इंटरफेस होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, हाँ। ठीक है। हम्म। सो यहाँ पे बाय क्लास के पास कुछ स्टैटिक मेथड्स है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और बाय क्लास की जो ये स्टैटिक मेथड्स है, इन्हीं को सिलेनियम में लोकेटर कहा जाता है। इज इट क्लियर? यस। बाय क्लास की जो स्टैटिक मेथड्स है, इन्हीं को सिलेनियम में लोकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। और यही लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है, दिख रहा है आपको? सबसे पहले हमने लिखा था टैग नेम, उसके बाद आईडी, उसके बाद नेम, ठीक है, देन क्लास नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ठीक है, CSS selector and XPath. Is it clear? All the static methods of by class are nothing but the locators of Selenium. इनमें से कोई एक मेथड यूज करके हम उस एलिमेंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अब हमें Yes. बाय टाइप की तो आर्गुमेंट चाहिए, तो बाय टाइप का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते डायरेक्टली, बल्कि बाय क्लास की ये जो स्टैटिक मेथड्स है, यही आपको रिटर्न में क्या देता है, देख लो। रिटर्न टाइप क्या है इसका? बाय 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 हाइफन बाय ऐसे लिखा है। बाय क्लास की मेथड है, बाय क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसने इंटरनली कंप्लीट कर लिया जो उसको करना था। इज इट क्लियर? हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो अपकास्टिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, देखते हुए तो हमको बाय दिख रहा है, लेकिन उसके सब क्लासेस का यानी कॉन्क्रीट क्लासेस का ऑब्जेक्ट आ रहा है। इज इट क्लियर? जैसे कल मैंने समझाया था, ठीक है। Yeah. सो यहाँ पे बाय क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बाय क्लास की ही स्टैटिक मेथड रिटर्न में देने वाली है। इसी वजह से बाय क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपको बाय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो इनमें से किसी भी मेथड को कॉल कर लो। इज इट क्लियर? आपको बाय क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कोई भी मेथड कॉल करो आप, समथिंग लाइक दिस। एक मेथड हमने यहाँ पे कॉल कर ली, फिर इस मेथड में अगर आप ये सभी मेथड्स देखेंगे, ठीक है, सभी मेथड का रिटर्न टाइप था बाय, लेकिन सभी मेथड का आर्गुमेंट क्या है? String. स्ट्रिंग। सभी मेथड में स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा पास करते हैं, वो हमको UI पे जाके निकालना पड़ता है, वो अलग से देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको मिलता है B एज अ रेफरेंस ऑफ बाय क्लास। इस B को कहाँ पे पास करेंगे? फाइंड एलिमेंट मेथड की आर्गुमेंट में। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका रिटर्न टाइप क्या था? वेब एलिमेंट था, ठीक है। तो वेब एलिमेंट का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। वेब एलिमेंट लेटर से ELE इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेब एलिमेंट क्रिएट हुआ है, इस वेब एलिमेंट के ऊपर आपको कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है? तो UI पे आप क्या करते हो? आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, आप सिर्फ दो काम करते हो, टाइप करना, क्लिक करना। इसके अलावा क्या करते हो? यही चलता है ना आपका। हर एलिमेंट, हर वेब एलिमेंट पे आप दो ही एक्शन परफॉर्म करते हो UI पे, या तो उसके ऊपर डेटा एंटर करते हो या फिर उसको क्लिक करते हो। ये सर नो, Yes. यस। ठीक है। तो उस ये जो वेब एलिमेंट आपने फाइंड कर लिया, इस वेब एलिमेंट पे क्या एक्शन परफॉर्म करनी है? वो वेब एलिमेंट नेम डॉट मेथड्स को कॉल कर सकते हो, लेटर से क्लिक। तो ये इस एलिमेंट को क्लिक कर देगा, जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये बताना था, ऑल द स्टैटिक मेथड्स ऑफ बाय क्लास आर नथिंग बट द लोकेटर्स ऑफ सिलेनियम। इनको सिलेनियम के लोकेटर कहा जाता है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्योंकि इतनी ही मेथड है, इसी वजह से सिलेनियम में इतने ही लोकेटर्स प्रेजेंट है। गॉट इट? ठीक है। अब यहाँ पे हर एक लोकेटर के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा लोकेटर कैसे यूज करना है, लेकिन इन सभी लोकेटर में हम जो स्ट्रिंग पास करने का काम करते हैं,
ये स्ट्रिंग पास करने के लिए हमको एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ सकता है, और वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमको इस कोड को देखना पड़ेगा। और इसी वजह से पहले हमको ये कोड समझ में आना चाहिए कि इसमें किस पैरामीटर को, यहाँ पे आपको अलग-अलग कलर्स दिख रहे हैं, ब्लू, देन Yes. पर्पल, sir. देन ब्राउन, ब्लैक। तो ये अलग-अलग एलिमेंट्स है, अलग-अलग क्या कह सकते हो, पैरामीटर्स है एचटीएमएल कोड के। ठीक है? तो एचटीएमएल कोड के ये क्या पैरामीटर्स है, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक है? अब ये एचटीएमएल कोड क्या है? ये कहाँ से आया? ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड नहीं है। ठीक है? आपका एपीआई हुआ है क्या? नहीं सर, Yes. no. ठीक। तो जब एपीआई का सेशन होगा आपका, तो आपके एपीआई के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब एपीआई मतलब क्या? एपीआई इज नथिंग बट अ मेथड, जैसे हम बनाते हैं। जैसे कि ये देख लो, एक गेट मेथड है। गेट मेथड मैंने लिखी है क्या? मैंने लिखी है क्या? यानी कि मैं डिक्लेरेशन किया है क्या मैंने उसका? No. नहीं। No. गेट मेथड को कॉल करने से क्या होता है, एप्लीकेशन की ये यूआरएल ओपन हो जाती है। कैसे ओपन हुई? आपको दिखाई दिया? No. नहीं। वो सारा कोड कहाँ पे है? रेफरेंस लाइब्रेरीज में, यानी कि सेलेनियम में। No. लेकिन ये जो क्लास है, ये जो क्लास मैंने लिखा, ये सेलेनियम में प्रेजेंट है क्या? नहीं. No. नहीं, ये तो मेरे प्रोजेक्ट में प्रेजेंट है। मैंने मेरे प्रोजेक्ट से एक मेथड को कॉल किया, और वो मेथड जाके एग्जीक्यूट हुआ सेलेनियम लाइब्रेरी से, और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इसी को आप एपीआई के कंसेप्ट में समझ सकते हो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। facebook.com का एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे है? Yes. नो, नहीं है। Application. वो आपके कंप्यूटर पे नहीं है। ठीक है? facebook.com का ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे है? ये सारी डिटेल्स आपके कंप्यूटर से आ रही है? No. मैं यूजर नेम पासवर्ड एंटर करूंगा तो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाके चेक करेगा? No. नहीं। No. ये एप्लीकेशन कहाँ पे है? ये एप्लीकेशन सर्वर पे है। Server. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लाउड पे स्टोर्ड एप्लीकेशन। आप जब एक यूआरएल एंटर करते हो, तो आप उस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और उसके बदले में वो आपको क्या भेजता है? रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स क्या होता है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये उसका रिस्पॉन्स है। ठीक इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे किया। मैंने मेरे क्लास में से सेलेनियम लाइब्रेरी को एक रिक्वेस्ट भेजा था। ठीक है, ये गेट मेथड, और बदले में सेलेनियम लाइब्रेरी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया था कि ब्राउज़र लॉन्च होने पे ये यूआरएल वहाँ पे ऐड करके दिया था। ये सर नो? Yes. ठीक है। सो एपीआई को अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है, वैसे सर आपको डिटेल में समझाएंगे, उनका सुनना। मैं आपको ऐसी जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। एपीआई इज नथिंग बट अ फंक्शन ओवर द नेटवर्क। फंक्शन ओवर द नेटवर्क। ये मेथड्स को क्या कहते हैं? हम फंक्शन कहते हैं। दिस इज फंक्शन विद इन अ सेम एप्लीकेशन। जो कोड में बना रहा हूँ उसी में कॉल हो रहा है ना ये, क्योंकि लाइब्रेरी तो हमने यहीं पे ऐड कर दी। मेरे कंप्यूटर के बाहर थोड़ी जा रहा है। ये सर नो? इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के बाहर जा रहा है क्या वो? नहीं. नहीं। So this is a function within a same project, within a same project, within a same machine. And API is nothing but the function call over the network. ठीक है? अब ये मेथड कॉल यानी कि फंक्शन कॉल ओवर द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में मेथड्स को कॉल किया जा रहा है। एंड का एपीआई मतलब मेथड कॉल ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क। इज इट क्लियर? नेटवर्क पे किसी मेथड को कॉल करेंगे, जो मेथड आपके कंप्यूटर पे नहीं है, किसी और के कंप्यूटर पे है, किसी और कंप्यूटर में दुनिया के स्टोर्ड है, वहां से रिस्पॉन्स लेके आने के लिए एपीआई यूज होती है। एंड उसकी दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप रिक्वेस्ट रेज करो, आपको रिटर्न में रिस्पॉन्स मिलेगा। इज इट क्लियर? So get put ऐसे सेशन वगैरह अपन सॉगर पे वो करते हैं, सब, उसे एपीआई कहते हैं. हाँ, उसे ही, वो एपीआई का होगा आपके अलग से सेशन। ठीक है? तो ये एपीआई होता है। ठीक है? एपीआई क्या है, ये इतना क्लियर है अभी? और उसका लॉन्ग फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्यों? क्योंकि अभी आप आपके कंप्यूटर से, अभी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड फेसबुक नहीं है, आपके कंप्यूटर पे क्रोम इंस्टॉल्ड है, करेक्ट? वो आपके कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल्ड है। सो आपके क्रोम ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रहा है facebook.com की वेबसाइट को, और facebook.com ने उधर से रिस्पॉन्स भेजा आपके क्रोम ब्राउजर को, तब जाके आपके क्रोम ब्राउजर पे ये पेज खुला है। ठीक है? तो क्रोम एक एप्लीकेशन है, और फेसबुक एक दूसरा एप्लीकेशन है। ये सर नो?
Yes. क्रोम ब्राउजर जो आपने इंस्टॉल किया, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन के टाइप बताए थे, ये जो है ये स्टैंड अलोन यानी कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट? Yes. और हम जो यहाँ पे यूआरएल ओपन कर रहे हैं facebook.com की, ये कौन सा एप्लीकेशन है? वेब बेस्ड Web-based वेब application. बेस्ड एप्लीकेशन है। दो अलग अलग एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सर Yes. दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दो एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है एपीआई। क्लियर? उस कंसेप्ट को कहते हैं एपीआई, दो एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना, कनेक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज एपीआई। ठीक है, अब ये जो एपीआई डिजाइनिंग करने के लिए जो है वो दो लैंग्वेजेस यूज होती है। जैसे हम स्क्रिप्टिंग के लिए जावा यूज करते हैं, जावा की जगह जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, सी शार्प भी यूज कर सकते हैं, पाइथन भी यूज कर सकते हैं, ये सर नो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक इसी तरीके से एपीआई डिजाइनिंग में भी दो टाइप की लैंग्वेजेस यूज होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एक्सएमएल, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सएमएल, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। एंड दूसरी होती है जेसन लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी होती है जेसन, एक्सएमएल एंड जेसन। ठीक है, तो जेसन को साइड में रख दो। अब आता है एक्सएमएल पे। एक्सएमएल लैंग्वेज जो है वो एपीआई डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, अब एपीआई जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रोम ब्राउजर और facebook.com के बीच में एपीआई रन हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो बैकएंड में ऐसा भी हो सकता है, इधर गया। ठीक है, जब मैं ये facebook.com को अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च किया लाइक दिस। ये इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद इसने अपने आप कुछ सेटिंग एनेबल कर दी, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लेके आ गया मेरी पुरानी जो भी मैंने यहाँ पे ओपन किया होगा, ये सर नो। Yes. तो ये तो अब अपने, ये क्रोम ब्राउजर अभी अपने सर्वर को कांटेक्ट कर रहा है, ये सर नो, क्रोम ब्राउजर का सर्वर, और वहां से कुछ डिटेल्स लेके आ रहा है, राइट? तो एपीआई दो एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है, दैट एप्लीकेशन कैन बी एनीथिंग। वो दो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के बीच में भी इंटरफेस हो सकता है, दो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बीच का इंटरफेस भी हो सकता है, और दो मोबाइल ऐप के बीच का भी इंटरफेस हो सकता है। फोन पे से पेमेंट करते हो ना, Yes. वो तो मोबाइल ऐप है, Alright. लेकिन स्कैन क्या करते हो? क्यूआर कोड, और पैसे किसके जाते, कहाँ पे जाते हैं? उसके बैंक अकाउंट में, उसका बैंक एक अलग एप्लीकेशन है, राइट? आपका फोन पे अलग एप्लीकेशन है, और क्यूआर कोड स्कैन किया भारत पे का, वो अलग एप्लीकेशन है। तीन एप्लीकेशन आपस में, और उसमें से एक बैंक आपका भी है, दोनों के बैंक अलग है। चार एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। फोन पे, भारत पे, सामने वाले का बैंक, आपका बैंक, राइट? इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एपीआई यूज होती है। लेकिन अब जो है, ठीक है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हमेशा एक चीज कॉमन है, वो है इंटरनेट, यानी कि वेब। ठीक है, वेब यानी कि क्या? तो इस facebook.com को एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन पे रखा गया है, ठीक है, इंटरनेट पे यानी क्लाउड पे, वहां से ये फेसबुक डिटेल्स फेच होती है। तो इसको यूज करने के लिए अभी इस facebook.com की यूआरएल, यानी कि मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी दिमाग से आप मोबाइल एप्लीकेशन और स्टैंडअलोन एप्लीकेशन निकाल दो। फेसबुक का वेब बेस्ड एप्लीकेशन, फेसबुक के इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बिना ब्राउजर के यूज कर पाऊंगा क्या? No. इज No. देयर एनी चांस? बिना ब्राउजर के यूज करना नहीं। यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए 101% हमेशा ब्राउजर लगेंगे। ठीक है, और अगर ब्राउजर लगेगा, ब्राउजर विल वर्क एज अ क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट कह सकते हो, या फिर क्या, जैसे कि ब्रोकर। ये आपका कंप्यूटर और facebook.com, इसके बीच में ये ब्रोकर है, ये डिटेल्स ट्रांसफर कर रहा है यहाँ की वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो बिना ब्राउजर के आप इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक स्पेशल डोमेन सामने आता है, एक स्पेशल एपीआई सामने आती है कि ब्राउजर से आपके किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट और रिस्पांस भेजो। ठीक है, और तब जन्म होता है HTML का। ये XML लैंग्वेज ही है, ये जो कोड है ये XML लैंग्वेज ही है, लेकिन XML लैंग्वेज को थोड़ा सा एडवांस बना के, थोड़ा सा डेवलप करके नई लैंग्वेज बना दी इन्होंने HTML, जो सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। इज इट क्लियर? ब्राउजर्स और आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है, इनके बीच में, ब्राउजर्स और आपके एप्लीकेशंस, इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लॉन्ग फॉर्म आप गूगल भी कर सकते हो।
इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये XML लैंग्वेज का ही एडवांस वर्जन है। तो इन्होंने चेंजेस क्या किए? चेंजेस कुछ नहीं है, सिंटैक्स वाइज सब कुछ सेम है XML लैंग्वेज और ये, क्योंकि आखिर में है ये API ही। ठीक है, सिंटैक्स वाइज सब कुछ सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर मुझे जावा में कोई वेरिएबल बनाना है, जैसे कि ये ड्राइवर, ड्राइवर लिखना कंपलसरी है क्या? मैं तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ इसको, यस, यस, राइट? लेकिन इस मेथड में पब्लिक वर्ड है, मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, पब्लिक मुझे पसंद नहीं है। इसकी जगह मैं लिखना चाहता हूँ जनरल, चलेगा क्या? नहीं, जनरल कोई स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है क्या? नहीं। पब्लिक का एक स्पेशल मीनिंग है, पब्लिक की जगह एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक ही एक्सेस स्पेसिफायर है, जनरल इस नाम का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। सो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक इसी तरीके से XML लैंग्वेज को यूज करके कुछ स्पेशल वर्ड बना दिए, एंड उन स्पेशल वर्ड को स्पेशल टास्क एज अ स्पेशल टास्क करके यूज करने लगे, उसको HTML कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स होते हैं। टैग नेम यानी कि जो आपको पर्पल कलर में दिख रहे हैं ना, इन सबको टैग नेम कहा जाता है। तो ये सारे टैग नेम, हर एक टैग नेम का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। DIV की जगह DIV ही लगाते हैं, DIV की जगह अल्फा बीटा गैमा ऐसा नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? यानी कि टैग नेम आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ स्पेसिफिक टैग नेम्स है वही यूज करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? वही अगर XML होती ना, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिखो वहां पे। इज इट क्लियर? अल्फा बीटा गैमा कुछ भी डालो टैग नेम चल जाता था, वो XML लैंग्वेज है। HTML में कुछ स्टैंडर्ड टैग नेम, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट, स्टैंडर्ड वर्ड्स बनाए गए, एंड उसी के बेसिस पे HTML लैंग्वेज टिकी है। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, HTML खत्म। तो ये मैंने डिटेल में नहीं समझा, मैंने ऊपर ऊपर से समझा जितना हमको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, तो अभी हमको अगर किसी भी वेब एलिमेंट के लिए लोकेटर फाइंड करना है, तो पहले हमको ये पैरामीटर समझ में आने चाहिए कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, दिस वन कंसीडर करो, ये आपके स्क्रीन पे दिखने वाला UI है कुछ इस तरीके से, यूजर नेम, पासवर्ड, फॉरवर्ड पासवर्ड एंड लॉगिन बटन। और इस UI के पीछे इस तरीके का एक HTML कोड है। आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, और आपके सामने ये HTML डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये इस पेज का HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस HTML डॉक्यूमेंट में हमको सिर्फ इतना समझना है कि कौन से पैरामीटर को क्या कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोकेटर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है टैग नेम की। टैग नेम किसे कहेंगे? तो जैसे हम यहाँ पे जावा में ब्रैकेट्स यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट के नाम पे लेस देन और ग्रेटर देन यूज कर किया जाता है। ब्रैकेट के नाम पे लेस देन और ग्रेटर देन ऐसे सिंबल यूज की जाती है। ये ब्रैकेट ही है, आप इसको HTML के ब्रैकेट कंसीडर करो, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लियर? यस, ठीक है, सो ओपनिंग ब्रैकेट के सामने जो भी वर्ड प्रेजेंट होता है, पहला वर्ड, ओपनिंग ब्रैकेट के सामने का पहला वर्ड, और ओपनिंग ब्रैकेट के सामने का पहला लेटर, इसको कहा जाता है टैग नेम। इज इट क्लियर? ओपनिंग ब्रैकेट के सामने आने वाला पहला वर्ड या पहला सिंगल लेटर, इसको कहा जाता है टैग नेम। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे रेड अंडरलाइन जो किया है ये सब टैग नेम है, HTML टैग नेम है। वो क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले भी आ रहा है, लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में दिखता है। इज इट क्लियर? ओपनिंग ब्रैकेट के बाद जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? टैग नेम है, HTML। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में दिख रहा है बॉडी, ये क्या है? टैग नेम। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में दिख रहा है इनपुट, टैग नेम। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में दिख रहा है इनपुट, टैग नेम। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में दिख रहा है ए, टैग नेम में। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये सब के सब टैग नेम्स है। टैग नेम्स को आइडेंटिफाई करना है, तो ओपनिंग ब्रैकेट के बाद जो भी फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लेटर आता है वो टैग नेम है। उसके बाद फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है, उसके ऊपर हम उसकी डेफिनेशन ही नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? डेफिनेशन सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट के ऊपर की गई है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये HTML टैग नेम में ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आने वाला पहला वर्ड है। ठीक है, Yes, sir. हेड,
ओपनिंग Yes. ब्रैकेट के बाद आने वाला पहला वर्ड है Yes, sir. राइट, बॉडी। उसके बाद ये DIV देखो, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आने वाला पहला वर्ड है DIV। कौन हो गया फिर ये? टैग नेम। ये स्क्रिप्ट, ये कौन हो गया? Tag name. टैग नेम। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी को भी ओपन करेंगे, ठीक है, लॉगिन, ये बटन क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आने वाला पहला वर्ड कौन हो गया फिर? टैग नेम। Tag name. ठीक है, सो ऐसा ही नहीं कि वर्ड ही आएंगे, सिंगल लेटर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद वर्ड नहीं, एक सिंगल लेटर है ए, तो वो ए क्या हो गया? टैग नेम। खाली ए टैग नेम है। ठीक है, तो इस पैरामीटर को कहा जाता है टैग नेम, जो ओपनिंग ब्रैकेट के बाद सबसे पहले आता है। ठीक है, अब टैग नेम के बाद जो भी वर्ड्स आएंगे, टैग नेम के बाद जो भी वर्ड आएंगे, ठीक है, उनको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। टैग नेम के बाद जो भी आता है वो होता है एट्रीब्यूट। वो एक हो सकते हैं या एक लाइन में मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने दो दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इज इट क्लियर? मतलब एग्जाम्पल में दो दो एट्रीब्यूट लिखे हैं। टैग नेम एक ही है, इनपुट के बाद टाइप आया, एट्रीब्यूट हो गया, इनपुट के बाद वैल्यू आया, एट्रीब्यूट हो गया। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब एट्रीब्यूट के बाद आता है एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि एट्रीब्यूट के सामने डबल इक्वल्स टू के साथ डबल कोट में, ये एग्जांपल में सिंगल कोट है लेकिन एक्चुअली में HTML में डबल कोट है। ठीक है, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, जो डबल कोट में लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसे वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल की वैल्यू होता है, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। इज इट क्लियर? बिना एट्रीब्यूट के सिर्फ एट्रीब्यूट वैल्यू आएंगे क्या कभी? नहीं. नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी वजह से ये एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू एक पेयर हो गया। फिर से क्या दिखाई दिया उसको? एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू। इसलिए मैंने कहा था टैग नेम के बाद जो भी वर्ड आते हैं वो क्या है? एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो टाइप और वैल्यू एट्रीब्यूट है, बट टाइप के सामने इक्वल्स टू देके कुछ लिखा था तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट वैल्यू। वैल्यू के सामने इक्वल्स टू देके कुछ लिखा था, ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट वैल्यू। इज इट क्लियर? तो जितने भी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वो कौन है? एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, कलर इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे बनाए हैं। एंड जो भी ये ब्राउन कलर की अंडरलाइंस है ये कौन है? Attribute value. एट्रीब्यूट वैल्यूज है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ये चौथा पैरामीटर होता है HTML में, फोर्थ पैरामीटर कॉल्ड एज HTML टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट किसे कहेंगे? तो क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, इसके बीच में जो कुछ भी आएगा उसको HTML टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक से सुनना, मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं कहा। क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में जो रहेगा वो टेक्स्ट है। फॉरगॉट पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? टेक्स्ट है, क्योंकि फॉरगॉट के पहले ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे ये सब टेक्स्ट खत्म होने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट है, ये HTML टेक्स्ट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. जरा इसको देखो, यूजर, यूजर के पहले क्या है? कुछ भी नहीं है, तो ऊपर की लाइन में देखो पहले क्या है? यूजर के पहले क्या है? क्लोजिंग Closing ब्रैकेट। ये क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद ही यूजर पे आता है। Yes. ठीक है, Yes. यूजर के बाद क्या है? ओपनिंग Opening ब्रैकेट। तो यूजर क्या हो गया? Text. Text. HTML टेक्स्ट हो गया। ठीक है, जब कोड एक लाइन में नहीं बैठेगा, स्क्रीन को छोटी करेंगे तो कोड ऐसे नीचे आते रहेगा। HTML के हिसाब से सोचेंगे तो सारा कोड तो एक ही लाइन में लिखा है। इज इट क्लियर? सिंगल लाइन में, लेकिन वो दिखता नहीं है, इस वजह से उसने मल्टीपल लाइन में दिखाता है। तो ऐसे भी टेक्स्ट हो सकते हैं कि आपको उसका क्लोजिंग ब्रैकेट ऊपर के लाइन में मिलेगा और ओपनिंग ब्रैकेट नीचे के लाइन में मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यूजर क्या हो गया? टेक्स्ट। ठीक उसी तरीके से पासवर्ड देखो, पासवर्ड के पहले क्या है? कुछ भी नहीं है, तो पासवर्ड के पहले कुछ नहीं है तो ऊपर के लाइन में सबसे लास्ट में देखो क्या है? Closing क्लोजिंग bracket. ब्रैकेट। पासवर्ड के बाद ओपनिंग ब्रैकेट, तो पासवर्ड क्या हो गया? HTML टेक्स्ट। ये चार पैरामीटर है, ये चार पैरामीटर यूज करके हम हमारे लोकेटर्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, उसके लिए आपको ये चार पैरामीटर समझ में आना चाहिए कि कौन से पैरामीटर को क्या कहा जाता है। क्लियर एवरीवन? Yes.
ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए। अब आते हैं यहाँ पे वैसे तो आप वैसे ही याद रखो जैसे मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत आसान है। पर्पल कलर में जो दिख रहे हैं वो कौन है? टैग नेम है, राइट। ब्राउन कलर में जो दिख रहा है वो क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट है। टैग नेम कौन क्या है इस लाइन में? div। एट्रीब्यूट कौन से? दो है, क्लास और आईडी। आईडी। ठीक है, सो क्लास और आईडी हो गए एट्रीब्यूट जो आपको ब्राउन कलर में दिखते हैं। एंड एट्रीब्यूट के सामने इक्वल्स टू देके डबल कोट में आपको नीले कलर में टेक्स्ट जो दिखता है या नीले कलर में जो भी दिख रहा है वो क्या है? एट्रीब्यूट वैल्यू है। तो टैग नेम होता है एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू। लेकिन हर एक एट्रीब्यूट के पास वैल्यू रहेगा ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे देखो, नॉन्स के पास एट्रीब्यूट वैल्यू है? नहीं है। बट नॉन्स क्या है? एक एट्रीब्यूट है। क्यों? ये हो गया एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू। बाद में जो बचेगा वो क्या है? नया एट्रीब्यूट। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि इसका काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू हमेशा डबल कोट में होती है। डबल कोट के बाहर जो भी बच रहा है वो क्या है? एट्रीब्यूट्स है। टैग नेम के बाद डबल कोट के बाहर क्या है? एट्रीब्यूट्स है। इज इट क्लियर? तो नॉन्स भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन उसके पास वैल्यू है क्या? नहीं है। तो एट्रीब्यूट के पास वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इज इट क्लियर? लेकिन ब्राउन कलर में जो दिख रहा है वो क्या है? एट्रीब्यूट। एंड ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो है एट्रीब्यूट वैल्यू। ब्लैक कलर में जो दिखता है वो सब कुछ एचटीएमएल टेक्स्ट है। जरा इसके पहले देखो, आर के पहले क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, क्लोजिंग ब्रैकेट है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद ये सारे करली ब्रैकेट वगैरह ये सब उसी का पार्ट है। लास्ट में क्या बचा? ये वाला ब्रैकेट, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, लेस देन का साइन, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एचटीएमएल टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट हमेशा ब्लैक कलर में दिखता है, ठीक है। वैसे भी होता है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टैग नेम अगर शुरू होता है तो यहाँ पे कंसेप्ट है, टैग नेम स्टार्ट होता है एंड टैग नेम क्लोज होता है। टैग स्टार्ट होता है, टैग क्लोज होता है। तो ये स्टार्ट होता है इस तरीके से, जहाँ पे लेस देन के सामने टैग नेम लिखा होता है। और जब ये एंड होता है तो ये इस तरीके से एंड होता है, स्लैश और टैग नेम। इज इट क्लियर? जहां जहां स्लैश और टैग नेम लिखा है ना, वो टैग नेम को क्लोज कर रहा है। इज इट क्लियर? ए टैग नेम यहाँ पे शुरू हुआ था, लाइन मान लो ये लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 3 में जाके ए टैग नेम क्लोज हुआ है स्लैश ए देके। इज इट क्लियर? ठीक है। यस। अब यहाँ पे जो है टैग नेम का कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस टैग नेम ए का कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट, रोल, क्लास, एचआरईएफ, ठीक है, ये एजेएक्स जो भी है, आईडी, डेटा टेस्ट आईडी एंड आरईएल, ये सारे के सारे ए टैग नेम में प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब इसमें एचटीएमएल टेक्स्ट प्रेजेंट है लेकिन दिख नहीं रहा। कैसे नहीं दिख रहा? इस एरो को देखो, ये एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है? कौन से साइड पे पॉइंट कर रहा है? राइट। राइट साइड पे। राइट साइड पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर अभी भी कुछ कोड छुपा हुआ है। इज इट क्लियर? यह हम ये एरो यहाँ पे भी फॉलो करते हैं इक्लिप्स में, ठीक है। ये एरो देखो कहाँ पे है? पहले कहाँ पे होता है ये? राइट साइड में। क्लिक करने से डाउन दिखता है, डाउन हो जाता है, करेक्ट। यहाँ पे देखो, आई डोंट नो यहाँ आप देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन आपने यहाँ आपके कंप्यूटर पे देखा होगा। ये एरो राइट साइड में है, यानी कि अभी तक ये प्रोजेक्ट हमने ओपन किया है क्या? नहीं। नो। नहीं। जब ये डाउन होता है दैट मीन्स प्रोजेक्ट ओपन है। ठीक उसी तरीके से ये एरो राइट साइड में है, यानी कि अभी तक ये ओपन किया है क्या? नहीं। नो। जब ये ओपन होता है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? डाउनवर्ड, यानी कि ये डीआईवी टैग नेम पूरी तरह ओपन है। देखो ये डीआईवी, डीआईवी के अंदर ये 3 लाइन थी, लेकिन डीआईवी क्लोज यहाँ पे हुआ है, स्लैश डीआईवी दिखा, राइट, इस तरीके से। लेकिन ए ओपन है क्या? नहीं है। वो एरो बता रहा है कि ए ओपन नहीं है, तो इसको क्लिक करो। अब देखो आपको टेक्स्ट दिखाई देता है। इज इट क्लियर? ठीक है। ये जो होता है ना बिफोर वगैरह डबल कोट, इसको छोड़ दो, दैट इज नॉट अवर पार्ट, ठीक है। वो उसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं हमारे लिए। ये डबल ब्लैक कलर में जो दिखता है ये क्या है? एचटीएमएल टेक्स्ट। स्पेशली एचटीएमएल टेक्स्ट भी डबल कोट में होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ कंडीशन पे एचटीएमएल कोड जो है वो बिना डबल कोट का भी रह सकता है, ठीक है। ठीक है, नाउ सो
अभी ये जो क्रिएट है इसके पहले क्या है, ये बिफोर छोड़ दो, इसके पहले क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, बाद में इधर कुछ, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट। तो ये क्या होता है, एचटीएमएल टेक्स्ट। तो ऐसे होता है, तो कभी कभी एचटीएमएल टेक्स्ट दिखता नहीं है, छुपा हुआ रहता है, तो एरो को देखो, जब भी ऐसे एरो दिखे ना, तो पहले क्लिक करके पूरा कोड ओपन करो, ठीक है, फिर ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कोड क्या है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ये कुछ कंसेप्ट्स है जो अभी तक हमने थोड़े थ्योरेटिकली पढ़े, हमको ये स्टेप बाय स्टेप एक एक कंप्लीट करना है, ठीक है। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप एक बार ये कोड देख के आना, ठीक है, इसको ओपन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करो, उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करो और सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का। इज इट क्लियर? यस। सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट करेंगे तो आपका एचटीएमएल कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब एचटीएमएल कोड ओपन हो गया, ओपन होने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीन की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे हम इक्लिप्स में करते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से कोड भी, उसका कोड भी जूम इन जूम आउट होता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप विंडो को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारी विंडो साइज ये है कि कोड आपके एप्लीकेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड पे दिखता है, आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो ये कोड आपके लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? अब 3 डॉट यहाँ पे आ गए, चेंज करना है तो बॉटम में भी ला सकते हो, कोड नीचे एप्लीकेशन ऊपर। इज इट क्लियर? यस। यस सर। तो जैसा आपको कन्वीनियंट है आप यूज कर सकते हो। क्लियर? जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो मैंने डायग्राम भेजा वो डायग्राम देखेंगे, समझेंगे कि 4 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, और एक बार ऐसे किसी भी पेज पे जाके एटलीस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर को क्या क्या कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑटोमेशन। ये नहीं समझ पाए तो लोकेटर नहीं बना पाएंगे, लोकेटर नहीं बना पाएंगे तो एलिमेंट फाइंड नहीं होगा, एलिमेंट फाइंड नहीं होगा तो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेशन ठप हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको ये 4 पैरामीटर एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन में आने चाहिए। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर तो आपको कलर दिखाता है, कलर में नहीं भी है, सबका कलर अगर एक जैसा भी है फिर भी आपको ये पैरामीटर पहचानते आने चाहिए, जैसे मैंने समझाया था। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद का पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर सर वो जो इक्लिप्स का कोड लिखा था 2 लाइन का वेब एलिमेंट 10 बाय का वो भी भेज दीजिए। नहीं, ये नहीं भेजने वाला मैं, क्योंकि ये मेरा अभी तक हुआ नहीं पूरा डिस्कस, ना ही ये भेज रहा हूँ और ना ही ये भेज रहा हूँ। को पहले कल समझाऊंगा डिटेल में, उसके बाद भेजूंगा। गॉट इट? ओके। ठीक है, सो आज सिर्फ आपको बस वो डायग्राम देखने, 4 पैरामीटर समझ में आने चाहिए, इतना करना है। क्लियर? बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसके इसके भी मुझे 3 टाइप सिखाने हैं, 3 तरीके से बना सकते हैं, वो मुझे पहले पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर हम उसके ऊपर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। प्लस कल हम स्टार्ट करेंगे लोकेटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट? ये भी कि ये लोकेटर्स है तो फिर इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे वेब एलिमेंट वगैरह फाइंड करता है। लेकिन इन सब के पहले क्या समझ में आना चाहिए आपको, ये 4 पैरामीटर समझ में आने चाहिए। इज इट क्लियर? जो यहाँ पे समझाए थे, ये इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? हम्म। सिर्फ इतना देख कर आओ।